लेबर एक स्किल्ड लेबर, क्या है? स्किल्ड लेबर, राइट। अच्छा, क्या टीचर भी एक लेबर है? हाँ है, एक स्किल्ड लेबर है। तो यहाँ पे हर एक इंसान जो किसी ना किसी ऑक्यूपेशन पे है एज एन एम्प्लॉय, वो सबके सब क्या होते हैं? लेबर होते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे इनको अगर बोलेंगे कि भाई तुम लेबर हो, इन्हें थोड़ा सा डिग्निटी इनका हैम्पर होगा, किसी लिए? क्योंकि वो हमारा सोसाइटी का परसेप्शन है, सोच ऐसा है, ठीक है कि नहीं? लेकिन असल में वो भी एक लेबर है। अच्छा, लेबर खाली खाली थोड़ी हमारा शक्ल देख के काम करेगा, ये काम करता है वेजेस के अगेंस्ट में, यानी कि मजदूरी के अगेंस्ट में काम करता है, वेजेस के अगेंस्ट में। जैसे लैंड हमें मिलता है किसके अगेंस्ट में? रेंट के अगेंस्ट में। लेबर भी हमें मिलता है वेजेस के अगेंस्ट में। अब क्या आईएएस को भी वेजेस मिलता है? हाँ, वेजेस मिलता है, लेकिन वो वेजेस को एक स्टैंडर्ड कैटेगरी का नाम दिया गया, वो क्या है? सैलरी दिया गया। क्या दिया गया है? उसको सैलरी मिल रहा है, ठीक है। सैलरी हो या फिर मजदूरी हो, दोनों के दोनों बराबर चीज है, लेकिन हम एक सोसाइटी की ऐसा सोच है, इसलिए हम उसका अलग अलग नाम देते हैं। गॉट द पॉइंट? इंडिया तो एक ही कंट्री है मेरे हिसाब से, और भी कुछ कंट्री होंगे। इंडिया लगभग मेरे हिसाब से एक ही कंट्री है जहां पे काम या तो बड़ा होता है या फिर छोटा होता है, लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे सैलरी भी कैटेगराइज करा गया, वेजेस भी कैटेगराइज करा गया। पॉइंट इज क्लियर? अब आगे देखते हैं। लेबर खत्म हो गया, अब क्या है? और ये लेबर क्या करते हैं? चलो, लेबर क्या करते हैं? लेबर सर दो काम करते हैं। क्या करते हैं? कुछ मैनुअल वर्क करते हैं। क्या करते हैं? कुछ मैनुअल वर्क्स करते हैं, जो एक प्रोडक्शन एक्टिविटी में चाहिए, या फिर कुछ स्किल्ड वर्क करते हैं। स्किल्ड वर्क करते हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में चाहिए। ये दोनों काम करते हैं लेबर, इसके लिए तो उन्हें वेजेस मिलता है, ठीक है। चलो इसके आगे देखें, इसके आगे क्या है? इसके आगे और एक चीज आ गया। क्या है वो चीज? उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, पैसा। फिजिकल कैपिटल, जो चीजें, जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है इन ए प्रोडक्शन एक्टिविटी, उसे हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल। भाई फर्दर ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया। कौन सा कैटेगरी? एक हो गया वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, और एक हो गया फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल होता क्या है वो भी समझ लेते हैं। देखो, जो पैसा हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? जो पैसा हम फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, ये तो एक प्रोडक्शन एक्टिविटी है ना, जहां पे सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है। ये मैंने सेटअप बनाया, और ये सेटअप मुझे रोज रोज नहीं बनाना पड़ता है, एक बार बनाया, यानी कि व्हाट कैपिटल, हाउ मच कैपिटल आई हैव इन्वेस्टेड हियर इन ऑर्डर टू परचेज देम। ये सब चीज को परचेज करने के लिए, वो तो एक ही बार हुआ ना, ये तो है एक फिक्स्ड एसेट। उस प्रकार की चीज को हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल होता क्या है? जो फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए, मशीन, टेक्नोलॉजी, टूल्स, सॉफ्टवेयर, किंबा इंडस्ट्री का जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसा खर्च होता है, दे ऑल आर कमिंग अंडर व्हिच कैटेगरीज? फिक्स्ड कैपिटल्स। भाई ठीक है। वर्किंग कैपिटल को हम लोग कहते हैं कैपिटल इन हैंड, कैपिटल इन हैंड। ये रोज रोज खर्च होता है या फिर हर महीने में खर्च होता है। फॉर एग्जांपल, एक ऑफिस की एम्प्लॉइज को हर महीना सैलरी देना पड़ता है। खाने पीने के लिए जो खर्चा होता है ना, सब्जी रोजाना खरीदना पड़ता है, रोज खरीदना पड़ता है। और सिमिलरली पेट्रोल, गाड़ी में फ्यूल आपको बार बार भरना पड़ेगा, रोज भरना पड़ेगा या फिर हफ्ते में एक बार भरना पड़ेगा। तो ये जो पैसा उस चीज के लिए, अच्छा मशीन का रिपेयरिंग करने के लिए रिपेयरिंग चार्जेस की भी जरूरत पड़ेगा, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? वर्किंग कैपिटल। समझ में आया? फिक्स्ड कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है। अब आगे देखते हैं। कैपिटल के बाद और एक टाइप का कैपिटल है जिससे हम लोग कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल।
ह्यूमन कैपिटल होता कौन है? ह्यूमन कैपिटल है कि ह्यूमन बीइंग होता है। आप बोलोगे सर वो स्किल्ड है अनस्किल्ड है? ऑब्वियसली स्किल्ड है, उसके पास मैनेजिंग स्किल है। जो मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है? बाकी तीनों फैक्टर को, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, फिजिकल कैपिटल को। वो इंसान जिन्होंने इन तीनों को मैनेज करता है उससे हम लोग कहते हैं कौन सा कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल को इकोनॉमिक्स में एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसको हमने ऑर्गेनाइजर भी कह सकते हैं। हो गया, ये है वो निशान। अच्छा बताओ, एक ऑफिस में तुम जॉब करते हो, वहां पे ऑफिस का प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तुम्हारा सरदर्द के विषय नहीं है। तुम्हें अपने सैलरी से मतलब है क्योंकि तुम लेबर हो। और ये किसका हेडेक का सब्जेक्ट है? उसका एंटरप्रेन्योर का, जिन्होंने इस चीज को मैनेज करता है। वहां पे जमीन मिला या नहीं मिला, या फिर वहां पे लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो बैंक ने उनको फाइनेंस आगे देगा कि नहीं देगा कि बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए, दैट इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ योर, दैट इज ए सब्जेक्ट ऑफ हेडेक फॉर हुम? फॉर द ह्यूमन कैपिटल। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? अब आगे चले। ये था असली बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द स्टोरी ऑफ अ विलेज पलामपुर। अब मेन स्टोरी पे आते हैं। अब स्टोरी बेस्ड करके जो चीजें है ना वो समझा दूंगा आपको, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। अब देखो ये स्टोरी क्या कहता है। स्टोरी में इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि इसी से ही थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है। पहले समझा करो पलामपुर होता क्या है। पलामपुर एक विलेज है, राइट? और बुक में ये साफ साफ लिखा गया सर ये विलेज है, लेकिन हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल भाई, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? जो इमेजिनरी है, यानी कि रियलिटी दिस टाइप ऑफ विलेज इज नॉट एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री। लेकिन सर यहाँ पे तो एड्रेस भी दे दिया। क्या एड्रेस? लगभग तक लोकेशन दिया। इट इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न यूपी। कहां पर है? वेस्टर्न यूपी। अच्छा, वेस्टर्न यूपी प्रोबेबली यूपी का सबसे डेवलप्ड एरिया माना जाता है। जो नोएडा सेक्टर होता है ना, वो वेस्टर्न यूपी में होता है। और वेस्टर्न यूपी का फार्मर्स थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड फार्मर होते हैं। एज मतलब हम कह सकते हैं कि वो उसी लेवल का होते हैं पंजाब और हरियाणा जैसे फार्मर्स होते हैं। अच्छा, स्टोरी विलेज पलामपुर में क्या दिया है? एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टोरी दिया है ना, इसलिए आपको इंट्रोड्यूस किया कि ऐसा एक विलेज मान लीजिए कहां पर है? वेस्टर्न यूपी में। वहां पे जितने लोग रहते हैं उनमें से ज्यादातर लोग यही एक्टिविटी करते हैं, आई मीन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। तो एक डेवलप्ड एरिया हाइपोथेटिकली हमने कल्पना किया, इमेजिन किया। ठीक है, पलामपुर के थोड़ा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, वो कहां पर है, कैसा है। मान लीजिए ये है आपका विलेज, ठीक। इस विलेज में, विलेज की एक साइड में आपको मिल जाएगा शाहपुर। शाहपुर एक बड़ा विलेज है, एक क्या है, एक बिग विलेज है। और एक साइड में आपको मिलेगा राईगंज। क्या मिलेगा? राईगंज। ये एक नियर बाय टाउन है, ऐसा कुछ है, ये एक नियर बाय टाउन है, या फिर ये टाउन होगा, ये विलेज होगा, ऐसा कुछ होगा। और एक टर्म आपको सुनने को मिलेगा कि दे आर कनेक्टेड बाय ऑल वेदर रोड्स। ऑल वेदर रोड्स का मतलब ये होता है जो रोड को हमने हर एक सीजन में एक्सेस कर सकते हैं। ड्यूरिंग विंटर यस, ड्यूरिंग समर यस, ड्यूरिंग रेन स्पेशली यस, उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ गांव में से होता है ना, सड़कें होते हैं जिस पर हम रेन सीजन में जा नहीं पाते, ठीक है कि नहीं, तो वो होता है सीजनल रोड्स। ये टर्म समझ में आ गया? ये कनेक्टेड है बाय द ऑल वेदर रोड्स। किसके साथ कनेक्टेड है? वो तो शाहपुर और किसके साथ? रायगंज के साथ। ऐसा देने के पीछे रीजन है पलामपुर के लोग अपने सरप्लस गुड्स कहां बेचते हैं? इनके साथ। सर क्या बोल दिया आपने? सरप्लस बोला। क्या बोला मैंने? सरप्लस बोला। सरप्लस का मतलब होता है बचा हुआ। और एक टर्म है डेफिसिट।
क्या है, डेफिसिट, यानी कि घटा हुआ। मान लीजिए ये दो इकोनॉमिक टर्म है, इसलिए मैंने बोला। मान लीजिए कि तुम्हारे घर में 5 लोग की मेंबर है और उन्हें रात में खाने के लिए मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज उन्हें 22 या 25 रोटी की, चपाती की आवश्यकता है, जरूरी है। लेकिन तुमने कितना बना लिया, तुमने बनाया 40। कितना बनाया, 40। अब इस कंडीशन में तुम्हारे पास सब लोग खाने के बाद कुछ बच जाएगा, मान लीजिए 10 to 15 बचा, तो ये क्या है, यह हो गया आपका सरप्लस। और वही जगह तुम 40 के जगह तुम 15 बना लिया। कितना बनाया, 15 बनाया, तो 5 से 10, लगभग 10 क्या होगा, 10 या 15, 10 मान लीजिए, तुम्हारा क्या हो गया, घटा। इसे हम लोग कहते हैं डेफिसिट। तो इसी प्रकार हर एक प्रोडक्शन एक्टिविटी में या तो सरप्लस होता है या फिर डेफिसिट होता है। हम पालमपुर के बारे में क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर कौन करता है, फार्मर करता है। और इंडियन फार्मर जो होते हैं ना, इंडियन फार्मर जो होते हैं ना, वो लगभग गरीब होते हैं। लगभग, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि सब लोग हैं, ऑलमोस्ट ऑल। और फार्मिंग करने के पीछे उनका 2 ऑब्जेक्टिव है। एक तो है उनके परिवार के लोग कंज्यूम करेंगे, फैमिली कंजप्शन होगा। दूसरा है जितना सरप्लस रहेगा उसे लेके मार्केट में बेचेगा, राइट। मार्केट में उसे बिका जाएगा। फॉर व्हाई, इन ऑर्डर टू अर्न, पैसा कमाने के लिए, हो गया। अगर वही फार्मर, उसके परिवार में चाहिए 10 क्विंटल्स अनाज चाहिए कि सालाना कंज्यूम करने के लिए, लेकिन इस साल उन्होंने 5 क्विंटल्स प्रोड्यूस किया है, अब वो मार्केट में बेचेगा क्या, उल्टा मार्केट से खरीदेगा। अब उसके पास सरप्लस प्रोडक्शन हुआ या डेफिसिट हुआ, उसके पास हुआ डेफिसिट। गॉट द पॉइंट, 2 इकोनॉमिक टर्म समझ में आया ना। तो पलामपुर के लोग जो है वो क्या करते हैं, मोस्टली अपना सरप्लस गुड को लेके 2 अलग अलग जगह में बेचते हैं, या फिर रायगंज में बेचते हैं या फिर शाहपुर में बेचते हैं। ठीक है, यहां तक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। कहता है कि ये जो पालमपुर है, इसी रोड में आपको अक्सर क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे गाड़ियां देखने को मिलेगा, व्हीकल्स देखने को मिलेगा, गाड़ी। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, कह रहे कि टांगा वाला, हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट यानी कि जो बैलगाड़ी, और कभी कभी ट्रैक्टर, ट्रक्स भी देखने को मिलेगा। यानी ये कह रहा है पालमपुर के साथ इसका जो कनेक्टिविटी है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी बहुत बेहतर है। ये आपको कहना चाहता है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का, ये कहता है। ठीक, और क्या कह रहा है, रायगंज और या फिर शाहपुर, जो पालमपुर की बात कर रहा है, पालमपुर में जितने फैमिली रहते हैं, जितने लोग रहते हैं, लगभग ऑलमोस्ट ऑल उनके घर को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन कर दिया गया। आई मीन हम कह सकते हैं कि दे आर बीइंग इलेक्ट्रिफाइड, सबके घर को लगभग इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया। अच्छा, वो इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए, ग्राउंड वाटर इरिगेशन के लिए उन्होंने पंप का इस्तेमाल करते हैं, और क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पंप का, जो पंप का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये इंडिकेट करता है कि भाई बहुत ज्यादा वो डेवलप है एज कंपेरेबल टू द अदर विलेजेस। देखो 2023 की किसी विलेज के साथ अगर मैं कंपेयर करूंगा, ये ज्यादा डेवलप नहीं आएगा, लेकिन ये बुक बहुत दिन पहले लिखा गया था, स्टोरी भी बहुत दिन पहले था। उस कंडीशन में लगभग गांव में लाइट ही नहीं था, तो उस कंडीशन में ये हाइपोथेटिकल विलेज जैसे कल्पना किया था, सारा फैसिलिटी यहां पर है। ठीक है, चलो अब पालमपुर में लगभग 450 फैमिली रहते हैं। कितना फैमिली रहते हैं, 450। ठीक है, इनमें से 2 किस्म के लोग रहते हैं, एक तो हो गया अपर क्लास और एक हो गया लोअर क्लास। लोअर क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, दलित कहते हैं। देखो ये कितना दिन पुराना वाला बात है, दलित वाला कॉन्सेप्ट को वहां पे बहुत प्रायोरिटी दिया गया। ठीक है, और ये जो दलित लोग रहते हैं, इनमें से अधिकतम लोग जो है ना, वो लैंडलेस, एल लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा, लैंडलेस, या तो फार्म लेबर है या फिर फार्मर है। और कुछ लोग क्या है, नॉन
एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में भी एंगेज्ड है, यानी कि वो एग्रीकल्चर नहीं करते लेकिन कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसा करते हैं जो एग्रीकल्चर से कोई रिलेशन नहीं, ऐसा काम करते, ठीक है। अच्छा, अब अब क्या देखते हैं कि फैमिली तो देखा हमने, फिर अभी देखेंगे कि पलामपुर में जितने लोग हैं उनके बीच जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ फार्मर देखेंगे। अच्छा, 450 फैमिलीज है, यहां तक तो समझ में आ गया क्या है, फैमिलीज है। आउट ऑफ 450 फैमिलीज 3 प्रकार का आपको किसान देखने को मिलेंगे यहां पर, फार्मर्स। एक तो है 150 फैमिली जैसा है, इनमें से मोस्टली क्या है, दलित है, जो कि है लैंडलेस फार्मर, ठीक। अब एक हो गया स्मॉल फार्मर कितने हैं, 240 फैमिलीज है स्मॉल फार्मर जिनके पास जो जमीन है वो लेस देन इक्वल टू कितना, दैट इज कॉल्ड 2 हेक्टर्स। 1 हेक्टर इक्वल टू 2.5 एकर्स। 2 हेक्टर मतलब लगभग 5 एकड़ जमीन है। और जितने मीडियम या फिर लार्ज फार्मर है वो उनका पॉपुलेशन है 60 फैमिलीज, और इनके पास जो जमीन है ये मिनिमम तो 2 हेक्टर्स है और मैक्सिमम किसी के पास मोर देन टू 10 हेक्टर्स भी है, यानी कि किसी के पास 5 एकड़ से है तो किसी के पास 25 एकड़ तक भी जमीन है। यानी कि वो इंडिकेट करता है जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है जो पालमपुर का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इक्वली नहीं हुआ है, इनइक्वली हुआ है। क्यों? क्योंकि अधिक जमीन, ज्यादा लैंड कम लोगों के हाथ में है और कम लैंड ज्यादा लोगों के पास है, ठीक है कि नहीं? यानी कि बहुत इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है प्रॉपर्टी का और लैंड का। चलो ठीक है, ऐसा तो हमारे इंडिया में हर एक जगह है, हमारे इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में है ऐसा कंडीशन, ठीक है। अब जितने लोग लैंडलेस फार्मर है, क्या सब लोग फार्मिंग एक्टिविटी में एंगेज्ड है? ना, फार्मिंग एक्टिविटी में तो कुछ ना कुछ लोग एंगेज्ड है। अच्छा, आज मैं 2 चीज बताऊंगा, एक हो गया फार्मर, एक हो गया फार्म लेबर। ये दोनों के दोनों एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एंगेज्ड है। कौन सी एक्टिविटी में? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एंगेज्ड है, ठीक है। जो लैंडलेस फार्मर है, सर उनके पास जमीन है नहीं, वो कैसे एग्रीकल्चर कर रहा है? हाँ, कर रहा है। वो बड़े बड़े फार्मर जो है ना, उनसे जमीन, लैंड को क्या ले रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ रेंट। मैंने शुरू से बताया था आपको, या तो निजी जमीन हो सकता है या फिर हमने रेंट पर भी ले सकते हैं, ऐसा लिया है। लेकिन वो क्या करता है? एग्रीकल्चर करता है। अच्छा सर, इस तो तकरीबन पूरे के पूरे पालमपुर में कितने लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में एंगेज है ना? कहा जाता है कि 75% या फिर मोर देन इक्वल टू 75% लोग एंगेज है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो सर बाकी 25% क्या करते हैं? 25% नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या है? नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है जो एक्टिविटी फार्म के साथ रिलेटेड नहीं है। अच्छा बताओ, फार्म लेबर किस प्रकार का एक्टिविटी होगा? फार्मिंग एक्टिविटी होगा या नॉन फार्मिंग? ऑब्वियसली फार्मिंग होगा, क्योंकि जो इंसान काम करने जा रहा है वो फार्म के अंदर ही तो काम करेगा, वो फार्मिंग एक्टिविटी। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में 2 हो सकता है। एक तो हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग, और एक हो सकता है कि सर्विस रेंडरिंग, सर्विस देना, टर्शियरी या फिर सेकेंडरी। What type of manufacturing activities is being practiced in the village पालमपुर? किस प्रकार का है? वहां पे कि मिश्री लाल नाम का एक इंसान का नाम दिया है, मिश्री लाल। नाम तो बड़ी मीठा है, मिश्री है, ठीक है कि नहीं? अब मिश्री लाल भी प्रोड्यूस करता है जागेरी, आई मीन गुड़ का प्रोडक्शन करता है। उसके पास एक, जैसे कि पालमपुर में इलेक्ट्रीफाई है सब हाउस, तो उन्होंने एक मशीन खरीदा और जिसमें शुगर केन को क्रॉसिंग करता है और उसका जो सुक्रोज यानी कि जो रस निकलता है उससे उन्होंने बॉईल करके खुद क्या प्रोड्यूस करता है? गुड़।
आई मीन जैगरी प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और उसे लेके कहां बेचता होगा, ध्यान रहे, दो, एक तो है रायगंज, दूसरा है शाहपुर, वहां लेके बेचता है, यानी कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। देखो और एक टर्म आ गया, क्या आ गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो स्मॉल यानी कि छोटे पैमाने पर होता है, उसे कहते हैं स्मॉल स्केल, जहां पे कम लोग एंगेज्ड होते हैं। लेकिन इसके बदले में क्या हो सकता है, लार्ज स्केल हो सकता है ना। लार्ज स्केल में क्या होता है, ज्यादा लोग एंगेज्ड होते हैं और इसका प्रोडक्शन भी मास में होता है, ज्यादा होता है, इसका प्रोडक्शन कम होता है। अच्छा, और कुछ सर्विस रेंडरिंग काम पे एंगेज्ड है क्या, हाँ है। 3 कैरेक्टर का नाम दिया, कैरेक्टर का तो नाम नहीं दिया, बोला कि एक सब कीपिंग एक्टिविटी होता है, सब कीपिंग एक्टिविटी। सब कीपिंग एक्टिविटी में एक इंसान है, इस प्रकार कुछ गांव में कुछ लोग है, अपना दुकान बना है और मार्केट, नियर बाय मार्केट्स में, मार्केट से उन्होंने होलसेल रेट में सामान खरीदते हैं और गांव में बेचते हैं। उन्होंने आपको क्या दिया, सामान नहीं दिया, शहर से गांव में शहर से सामान खरीद के गांव में तुम्हारे लिए उपलब्ध करवाया, वहां पे अवेलेबल कराया, तो उन्होंने उतना ही सर्विस दिया। तो वो सब कीपिंग एक हो गया किस प्रकार का एक्टिविटी, सर्विस रेंडरिंग में टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटी। सिमिलरली एक आदमी, उन्होंने क्या किया है, उसका नाम सम रहीम शायद दिया गया है, रहीम शायद दिया है। तो उन्होंने कहा कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन चला रहा है, क्या चला रहा है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन। और उसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन में क्या करता है, उन्होंने बच्चों को पढ़ाता है, क्या दे रहा है, सर्विस, ठीक। इसी प्रकार मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में और एक होता है डेयरी के बारे में दिया है। कुछ लोग डेयरी एक्टिविटी भी करते हैं, जहां पे उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, बुफालो या फिर गाय रखते हैं और उसका मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं। तो इसको कहा जाता है कि सेकंड मेजर एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द विलेज पलानपुर। ये हो गया टोटल चैप्टर। सरप्लस चीजें को लेके कहां बेचते हैं, रायगंज और शाहपुर में। इसके अलावा और भी दिया है थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन। पालनपुर में 2 डिस्पेंसरीज है, जैसे एक डिस्पेंसरी एक गवर्नमेंट का छोटा सा हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी, यानी कि दोनों के दोनों छोटे पैमाने पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं। इसके अलावा 2 स्कूल्स भी है, हाई स्कूल है और एक प्राइमरी स्कूल भी है। प्राइमरी से 2 दिया है बुक में, थोड़ा उस चीज को भी देख लेना। बस यही है टोटल द स्टोरी ऑफ विलेज पलानपुर। थोड़ा सा वीडियो लेंदी अगर हुआ है तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा कंटेंट को अभी पूरा करने के लिए सोचा, इसीलिए थोड़ा वीडियो लेंदी हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा हुआ और अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, आपकी क्लास 9 में जितने बच्चे पढ़ते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।